संजय हेगड़े जी, मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है इस देश की न्यायपालिका पर कि वो एक एक्शन लेते हुए दिखें। एक दे शुड बी सीन टू बी सेटिंग एन एग्जाम्पल। अभी अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिया, अगर आपने एक एग्जाम्पल सेट नहीं किया, तो कल को और जज भी इसी तरीके से, जबकि अगर आप जजेस का कंडक्ट देखें कि उनको कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, उसमें बहुत क्लियरली ये सारी चीजें स्पेल्ड आउट है। सुप्रीम कोर्ट का वो जो गाइडलाइंस है, उसमें पॉइंट नंबर 6, 8, 9 बहुत क्लियरली बता देता है कि एक जज को क्या नहीं करना चाहिए, और उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई एक्शन नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, संज्ञान के बाद कुछ एक्शन तो होगा, पर क्या एक्शन होगा वो आगे वक्त ही बता सकता। नॉर्मली जो जजेस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें पद से निकाला नहीं जा सकता है। मैक्सिमम अमूमन यही होता है कि ट्रांसफर किया जाता है, पर ट्रांसफर के लिए भी लॉ मिनिस्ट्री को ऑर्डर्स पास करना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी को सिक्किम या कहीं ये नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है, जहां जहां ऐसे बयानबाजी पर एक अंकुश जैसे लग सकता है। दूसरी चीज तो यही हो सकता है कि अगर पार्लियामेंट इम्पीचमेंट पे आ जाए तो फिर क्या, वो तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। सर कभी कभार ऐसा हुआ है, एक मिनट, कभी जी कभार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने ऐसा भी उनके जज के अनुमति के साथ उनकी त्याग पत्र भी ले लिया है। मुझे याद आता है कि चीफ जस्टिस वीएन खरे साहब थे, जिनके दौर में 2 जजों से इस्तीफा मांगा गया था और वो जज इस्तीफा दे के चले गए। सर मैं बताना चाहता हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से, उनका नाम है रूला मेहंदी। जी उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन मूव किया है शेखर यादव के अगेंस्ट अकॉर्डिंग्स विद आर्टिकल 124(4) जी और उन्होंने अपने उस ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन मूव किया है और उसमें उन्हें मोशन मूव करने के लिए 100 सांसदों के सिग्नेचर्स की जरूरत है, जिसमें लगभग 10 से जी ज्यादा सिग्नेचर्स ऑलरेडी हो गए हैं, जिसमें ओवैसी, राजकुमार रॉथ और भी कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने साइन कर दिया है। तो पार्लियामेंट के पास, जैसे आपने बताया कि ट्रांसफर हो सकता है, उनको निकाला नहीं जा सकता है, उनको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन संसद के पास ये ताकत, देश की पार्लियामेंट के पास वो ताकत है। तो ये इम्पीचमेंट मोशन जैसे एक एमपी ने मूव किया है, इसमें 100 सांसदों के सिग्नेचर्स होंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? और इसकी अगर प्रक्रिया अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ये होता है कि 100 सांसद के इम्पीचमेंट मोशन पर जब सिग्नेचर होता है और स्पीकर को दिया जाता है, तो स्पीकर मोशन को एडमिट करके फिर बाद में एक इंक्वायरी बिठाया जाता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत। उसमें जजेस होते हैं और वहां इंक्वायरी चलती है, और इंक्वायरी के बाद वो कमेटी अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट को दे देती है कि इम्पीचमेंट का केस बनता है या नहीं बनता है। और उसके बाद पार्लियामेंट में पूरा बहस होता है, और बहस के बाद अगर पास हो जाता है मोशन, तो जज को नौकरी से निकाला जाता है और वो जज नहीं रहता है। अब तक कोई इम्पीचमेंट मोशन पास नहीं हुआ है, पर पार्लियामेंट तक तो आए हैं। एक था जस्टिस वी रामास्वामी का किस्सा, जो 1992 के करीब कुछ हुआ था। वो इम्पीचमेंट मोशन पास नहीं हुआ था, पर इम्पीचमेंट होते होते तब उनके वकील थे कपिल सिब्बल साहब। उसमें कांग्रेस ने फिर वोट नहीं किया था और इसीलिए इम्पीचमेंट मोशन फेल हुआ था। दूसरे थे एक जस्टिस मुखर्जी शायद, जो कलकत्ता के थे। उनके इम्पीचमेंट मोशन डिबेट हो रहा था और शायद पास हो भी जाता, पर वो पास होने से पहले राज्यसभा में
जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। तो ये जो प्रोसीजर है लंबा है, और ये यादव साहब की रिटायरमेंट जो है 2026 में है, अप्रैल में। तो उससे पहले इम्पीचमेंट होगा नहीं होगा ये वो कहना शायद मुश्किल है। पर एक और चीज भी हो सकता है, कभी कभार कोर्ट्स ये कह देते हैं कि फलाने जज को कोई भी जुडिशियल काम नहीं दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है, अगर उन्हें कोई काम असाइन ना करे तो वो भी एक तरीके से एक मैसेज जाता है कि आप बगैर काम किए आप इस देश से अपना वेतन पा रहे हो। संजय जी, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि दीज थिंग्स एंड अप बिकमिंग पॉलिटिकल। आपको लगता है कि यहाँ पर जुडिशरी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तो जब डिस्कशन राजनीतिक रूप से हो रहा हो कि ये जज कितने सही थे या कितने गलत थे, उस बीच में जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम अपने आप को बहुत क्लियरली यहाँ पर लाइक द सीजर्स वाइफ अबव सस्पिशन, शक से ऊपर अपने आप को रखना, वो कितना जरूरी स्पेशली इन जज साहब के केस में हो जाता है। अब तक आप दूसरों के नफरती बयान पर अपना जजमेंट दे रहे हैं, आज आपको अपनी बिरादरी के एक बिरादर के लिए एक पॉइंट प्रूव करना होगा, तो ये कितना जरूरी है? बिल्कुल, और जितना अपॉलिटिकल रखे उतना अच्छा है। ये जो अपीयरेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी जो जज ने खोया है, उसके कारण उनको कोई काम न देना, शायद वो तो जुडिशरी के पावर्स में आ जाता है। और जो आगे जो पार्लियामेंट और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, वो अपनी जगह चलेगा। तो जुडिशरी के अंदर भी काफी सारे पावर्स है, नॉट गिविंग वर्क, ट्रांसफर, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। और मुझे ये भी याद आता है कि ये कर्नाटक के जज थे जिन्होंने कुछ बयानबाजी किया था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में कि इस इलाके में ये सब होता है वगैरह वगैरह। तो सुओमोटो वो रिमार्क्स को एक्सपंज किए थे। पर यहाँ जो बयानबाजी हुआ है वो तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं हुआ है, बाहर एक फंक्शन में हुआ है, तो इसमें एक्सपेंशन का कोई सवाल नहीं आता है। पर कभी कभार वो भी ऑप्शन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ी टिप्पणी करना, अभी तो संज्ञान लिया है उन्होंने, डिटेल्स मांगी है हाई कोर्ट से, अगर कोई सख्त टिप्पणी भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सिटिंग हाई कोर्ट जज के लिए कर रहा है, तो नीचे तक ये इसकी बात जाती है। संजय जी, एक सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज जौनपुर कोर्ट ने वो अटाला मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए हैं, कौन करेगा कैसे करेगा वो 16 तारीख को डिसाइड होगा। कृपा ये रही कि उन्होंने बोला है कि मैं 16 तारीख तक, तब तक जो मुस्लिम पक्ष है वो लोगों से बात वगैरह कर ले, पीस कमिटीज की मीटिंग हो जाए, फिर हम बताएंगे सर्वे कब और कैसे होगा। एक हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से पिछले एक महीने में ऐसे केसेस की, खासकर उत्तर प्रदेश में और फिर अजमेर में जो हुआ है, वो एक के बाद एक, पहले संभल हुआ, फिर बदायूं में पिटीशन, फिर फतेहपुर, फिर जौनपुर, फिर अजमेर में, जिस तरीके से माहौल बन गया है, बहुत ओनस आ गया है, जिम्मेदारी आ गई है भारत के कोर्ट्स पर। जो संविधान में सेकुलर लफ्ज है, हमारी जो एकता है उसको बचा करके रखने का, और ऐसे में जब ये बयान आते हैं तो लोअर कोर्ट्स पे, जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोअर कोर्ट्स तो वही करेंगे ना जो हायर कोर्ट्स दर्शाते हैं। तो ये जो हमारे जो सोसाइटी में भी वही है कि एम्यूलेशन ऑफ द एलिट जो कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है वही सही है, हम भी वैसे ही करेंगे। तो और जो आपने ये भारत खोदो यात्रा के बारे में जो आपने कहा है कि फलाना मस्जिद सब खोदो खोदो खोदो,
उस पर शायद अभी सुप्रीम कोर्ट का एक हियरिंग है 12 तारीख को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे। देखेंगे कि उसमें क्या होता है। पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ही क्लियर है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो अगस्त 15, 1947 को जैसा थी वैसे ही रहेगी, उसकी यथास्थिति आप बदल नहीं सकते हैं। जब यथास्थिति बदल नहीं सकते हैं तो ये खोदने का क्या मतलब पड़ता है। वो भी एक ऐसे ही पिछले चीफ जस्टिस के एक कोर्ट में बैठे हुए बयान पे ही तो ये सारे केस चल रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ, मान लिया कि अगस्त 15, 1947 की जो स्थिति थी उसको हम बदल नहीं सकते हैं, पर स्थिति क्या थी वो तो हम शायद कोर्ट में देख सकते हैं। तो वो स्थिति क्या थी, उसकी जो इंक्वायरी चलाने के लिए ये भारत खोदो यात्रा शुरू हुआ है। जो आपने नाम दिया है, भारत जोड़ो की जगह भारत खोदो यात्रा, मतलब अब पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख खुद कह चुके हैं कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना। बहरहाल संजय जी, कल कैरावैन मैगजीन में जो एक आर्टिकल आया था जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के लिए, उनके ऊपर, उसके जो लेखक थे सौरभ दास, उनसे हमने बात की और उनका एक ऑब्जर्वेशन था। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग था। उन्होंने ये बोला कि अगर जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अगर न दिखते गणपति पूजा में टेलीवाइज्ड प्रधानमंत्री के साथ, तो ये निचली अदालत में जो जजेस हैं उनको ये बल नहीं मिलता कि वो अपनी बात इस तरीके से रखें। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये स्टार्ट वहां से हुआ है। तो इस वजह से इसका सोल्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट से ही आना चाहिए, क्योंकि जैसा ऊपर दिखेगा वैसा ही नीचे भी दिखेगा। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, आपके विचार? नहीं, शायद सही कह रहे हैं या गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं देखते हैं ना, वो दूसरे कोर्ट को भी देखते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज साहब थे जो इनको वहां की सरकार के बारे में बुरा भला सब कुछ कहते थे, और फिर बाद में वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए और लोकसभा में अभी एमपी बन के बैठे हैं। तो सौरभ दास का कहना एक तरीके से सही है कि जो एम्यूलेशन ऑफ द एलिट जो कहते हैं वो तो हुआ है, पर सिर्फ जस्टिस चंद्रचूड़ की गणपति पूजा पे दोष देना वो शायद सही नहीं है, क्योंकि पूजा करना एक चीज है, मोर्चा निकालना दूसरा चीज है। और अब तो लगता है कि अब यहां नहीं रोका गया तो क्या पता कोई और भी रथ यात्रा उठा के ले चले। संजय जी, ये जो बात आप कह रहे हैं इसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक्शन नहीं लिया, अगर एक्शन लेते हुए नहीं दिखे, तो आपको लगता है दिस विल लीड टू अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ सच कमेंट्री इन द जुडिशरी? मतलब न्यायपालिका में ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा कि भाई यू कैन गेट अवे बाय डूइंग दिस। नॉट ओनली कैन यू गेट अवे, पर आपकी तरक्की होगी। अब यादव साहब पता नहीं क्या कैलकुलेशन करके ये सब बोल रहे थे, पर एक कैलकुलेशन तो यही हो सकता है ना कि अप्रैल 26 में मैं तो रिटायर हो रहा हूं और 27 में इलेक्शन है, तो अभी से अगर हम कुछ आगे की बात करें तो शायद हम आगे भी बढ़े। तो एक जमाने में ये पिछले जो इमरजेंसी से पहले जब पूरा एजेंडा लेफ्टिस्ट था, प्रोग्रेसिव था, वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमारे एक बड़े मशहूर वकील हुआ करते थे सीके दफ्तरी, जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल हो चुके थे, भी रह चुके थे। तो उनका ये कहना था कि देयर आर फॉरवर्ड लुकिंग जजेस and there are judges who are looking forward to things. जो आगे के सोचने वाले जजेस होते हैं। तो शायद ये फॉरवर्ड लुकिंग जज में भी
लुकिंग फॉरवर्ड वाले जज में भी हो सकते हैं। अभी हमने और संकेत जी ने आज बहुत रिकॉर्ड संख्या में दर्शक हमें देख रहे हैं, हजारों की संख्या में। हमने पिछले हफ्ते एक शो किया और आपने भी देखा होगा, मुरादाबाद की टीडीआई सोसाइटी जिसमें 300 परिवार रहते थे, वहां पर एक डॉक्टर साहब ने, हिंदू डॉक्टर साहब ने, वो अपना एक फ्लैट बेच दिया मुस्लिम डॉक्टर साहब को। ऐसी हाय तौबा हो गई, प्रदर्शन करने आ गए लोग कि हिंदू सोसाइटी में क्या हो रहा है, हिंदू सोसाइटी में मुसलमान को घर दे दिया, हम काम करने जाते हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। और आखिर क्या हुआ, एक समाज के तौर पर हम हारे कि वो डॉक्टर इकरा चौधरी को वो अपना घर बेचने की बात करनी पड़ी कि हम किसी हिंदू को घर बेच देंगे। तो जब ये हार होती है, अब यहाँ पर जज साहब ये बयान दे रहे हैं, संभल से फैसला आ रहा है, एक कथावाचक जो भविष्य बता देते हैं, वो सनातन धर्म को जोड़ने की यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कांग्रेस के भी नेता जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री की, उसमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी जो सेकुलरिज्म का झंडा लेके घूमते हैं, उनके बेटे जो विधायक है वो वहां पर जा रहे हैं। संजय दत्त साहब जो एक्टर हैं, जो उनके पिता सुनील दत्त जिनको सेकुलरिज्म की मिसाल कहा जाता था, वो जा रहे हैं। तो समाज के तौर पर ये तो जजेस की बात है, लेकिन समाज में भी तो वो जहर साफ तौर पर दिख ही रहा है ना हमें। वो भी तो एक बहुत बड़ी चर्चा और चर्चा का विषय और बहुत एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया हमारे सामने। जी बिल्कुल। और जैसे संस्कृत में कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, वैसा ही सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। अगर प्रजा ये नहीं सोचती है कि हम भाईचारे के साथ इस देश को चलाना चाहते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं, और अगर प्रजा सिर्फ व्हाट्सएप की दुनिया में और जो इंस्टा रील्स और टिकटॉक रील्स पे ही अपना सोच बनाती है, और उसमें भी उसे कोई दुश्मन की जरूरत महसूस होने लगती है, तो फिर वही प्रजा से वकील निकलते हैं और उन्हीं वकीलों से जज निकलते हैं। तो अगर प्रजा ये कहे कि ये गलत है, हम ऐसे नहीं हैं, वो हम नहीं हैं, तभी ही जो भी अहले हकम हैं उनको भी लगेगा कि भाई इस प्रजा के साथ हम नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। तो सोशल चेंज प्रिसीड्स पॉलिटिकल चेंज हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है संजय जी। मैं इसी से जुड़ी हुई एक बात ये सोच रहा था कि अगर जस्टिस शेखर कुमार यादव को ये लगता है कि जो मेजॉरिटी में रहेगा उसी की चलेगी, तब फिर तो एक तरीके से जस्टिस शेखर यादव बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर तो ये जस्टिफिकेशन है ना, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है या हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, ये तो जस्टिफाई कर दिया जस्टिस शेखर यादव ने। नहीं, वो उनका तो जस्टिफिकेशन उल्टा है, क्योंकि बांग्लादेश में वो हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है हिंदुस्तान में ये करना। तो ये जो है, ये तो एक सेल्फ फीडिंग मैकेनिज्म हो जाता है। पर एक चीज अगर मैं कहूं, हम वकील और जज करते क्या है, हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को न्याय दिलाना, कि भाई कानून के पुस्तक में ये लिखा है, ऐसा न्याय कानून के तहत न्याय होगा। हम अभी हमारे सर्विस फंक्शन भूल गए हैं और पावर प्ले कर रहे हैं कि क्योंकि हम न्यायाधीश है, हमारे मुंह से जो आता है वही न्याय है। ये जो सोच है, उसी के तहत बहुत कुछ ये सुप्रीमेसी की बात भी चलने लगती है। और जब ऐसे सुप्रीमेसी की बात चलने लगती है तो फिर ये सिर्फ पावर प्ले हो जाता है और सब कहते हैं हमें भी एक हिस्सा चाहिए इस पावर का। कल अगर कोई जज ऐसे कोई दूसरा जज हो जो कहे कि अब तक जो चला आ रहा है ये एक मुआद्दा था और अब तक हम अल्पसंख्यक में थे, कभी ना कभी हमारा तो पूरी संख्या हो जाएगी और तब देखिएगा ये वो कह रहा, और कहीं किसी इस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है फलाना, तो फिर कहाँ रहेंगे हम?
अगर फिर कोई दूसरा जज कई पादरियों के वहां चला जाता है और कहता है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर तो ईसाई है, तो ये जो सारे जजों को मैं सिर्फ एक मजिस्ट्रेट का शेर सुनाना चाहता हूं। वो मजिस्ट्रेट साहब थे अकबर इलाहाबादी, वो भी मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने लिखा था मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। वाह वाह वाह।